हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। सीएमए फाइनल के बच्चे जो सीएमए फाइनल के एग्जाम देने जा रहे हैं जून 2025 में, उन बच्चों के लिए वीडियो है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, 10 मिनट लूंगा और मैं आपके साथ आज की एक स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो जून 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे 4 प्रकार के हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। सीएमए स्टूडेंट्स में 4 प्रकार के ऐसे बच्चे जिन्होंने जिन्होंने अपीयर कर लिया है ग्रुप 2, जिन्होंने अपीयर कर लिया ग्रुप 3, जिन्होंने अपीयर कर लिया है ग्रुप 3, है ना, दिसंबर 2024 में। एक तो ये बच्चे होंगे बच्चों, जो बच्चे ग्रुप 3 के अंदर एग्जाम, ग्रुप 3 के एग्जाम दे चुके हैं दिसंबर 2024 में, इन बच्चों को तो वेट करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं ना, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए बच्चों। किस चीज का इंतजार है? आपको ग्रुप 4 की स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रिजल्ट्स की वेट मत करो। अगर देखो ग्रुप 4 देना तो है ही है, अगर आप दिसंबर 24 दे चुके हो तो आप वेट किस बात की कर रहे हो? इमीडिएटली स्टार्ट ग्रुप 4। टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। देखो पढ़ना तो है ही है, भगवान करे पास हो जाओ। अगर आप दिसंबर 24 का रिजल्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता, नेगेटिव भी आता है, तो आपके पास ग्रुप 4 की तैयारी तो होगी ना, तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। तो वेट नहीं करनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने फाइनल के बोथ ग्रुप दिए हैं, फाइनल के बोथ ग्रुप रिसेंटली। अगर आप ऑलरेडी फाइनल बोथ ग्रुप दे चुके हो दिसंबर 2024 में, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? देखो अगर आप दिसंबर 2024 में दे चुके हो ना, तो फिर वेट आपको भी नहीं करनी चाहिए। आपको जॉब्स के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हां, कहां से जॉब्स मिलेंगी, कैसे करना है, कहां पे हमें अप्लाई करना है, इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। या फिर अगर आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस चाहते हैं करना, तो प्रैक्टिस का प्लान करना चाहते हैं, तो वो भी कोई गलत काम नहीं है। प्रैक्टिस में स्कोप रिसेंटली और भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस एक अच्छा है। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं जॉब वर्सेस प्रैक्टिस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं, तो वो भी आप मुझे बताना। मेरे पास उसके लिए बहुत कुछ है बताने के लिए, बट उसके लिए कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। तो ठीक है, तो जॉब सर्च करना चाहिए प्रैक्टिस का स्कोप देखकर। आपको प्रैक्टिस के लिए अभी से ही प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को गारंटी है कि 80% की हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है ना 80% चांसेस है कि हाँ हो जाएगा, एग्जाम देके बाद चलता है, तो आपको ये काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं 80% चांसेस है फेल होने के, तो ऐसे केस में किस चीज का इंतजार है दोस्तों? पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, फिर वेट मत करो। तो ठीक है, ये तो हो गए फाइनल बोथ ग्रुप जो दे चुके हैं। अब वो बच्चे जो बच्चे पहली बार जून 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ बच्चे सिंगल के लिए दे रहे हैं, कुछ बच्चे सिंगल एग्जाम दे रहे हैं, बोलो, और कुछ बच्चे क्या दे रहे हैं? बोथ, है ना। कुछ बच्चे सिंगल दे रहे हैं और कुछ बच्चे बोथ, जो कि जून 25 में दे रहे हैं। जो बच्चे सिंगल एग्जाम प्लान कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप जून 2025 में, उनको क्या करना चाहिए? देखो उनको बहुत सिंपल सी एडवाइस है। आप लोगों को, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, पहले तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई करना, ठीक है। और जून 25 के लिए कह रहे हो, तो आपको अप्रैल एंड तक एटलीस्ट, ये लास्ट डेट है, अप्रैल एंड तक एटलीस्ट आपको वो ग्रुप की तैयारी कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट कोर्स कवर हो जाए अप्रैल एंड तक। उसके बाद 1 महीना आपको रिवीजन करनी है। ये उन बच्चों के लिए जो सिंगल दे रहे हैं। बट अगर बोथ दे रहे हो और आपकी तैयारी पहले से चल रही है, तो उन बच्चों के लिए ग्रुप 1 ग्रुप 3 तो पहले से हो ही जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रुप 3 नहीं किया और ग्रुप 4 स्टार्ट किया है, ग्रुप 3 भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3 भी, तो ऐसे केस में अगर ग्रुप 3 स्टार्ट नहीं, खत्म नहीं हुआ ना, तो मेरे हिसाब से प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरी बात मानना, बोथ ग्रुप मत देना। जबरदस्ती बोथ ग्रुप देने का कोई फायदा नहीं है। या तो गो फॉर दिसंबर या फिर गो फॉर जून सिंगल ग्रुप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये उन बच्चों की एडवाइस है, उन बच्चों को एडवाइस दे रहा हूं जो बच्चे सिंगल या बोथ ग्रुप देने जा रहे हैं जून 25 में। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे,
और उनके लिए बहुत सिंपल सी एडवाइस है, या तो अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका अभी तक ग्रुप 3 के कोर्स हो जाना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आपको फिर ग्रुप 4 नहीं उठाना चाहिए। अदरवाइज आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपका यह टारगेट होना चाहिए कि हां, मुझे अप्रैल एंड तक हर हाल में दोनों ग्रुप का सिलेबस कवर करना। क्या यह बात क्लियर है? यह तो आप लोगों के लिए एडवाइस है। ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चे इंटरमीडिएट के एग्जाम देके बैठे हैं, रिजल्ट अवेटेड है, उनको आगे का जानना है सर फाइनल का क्या करें। भाई टेंशन मत लो, ना दो, आर्टिकलशिप सर्च करो। ठीक है, क्या सर्च करो? आर्टिकलशिप, सर्च फॉर आर्टिकलशिप। ठीक है, अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। अगर आप चाहते हो आर्टिकलशिप के लिए कोई एक सेपरेट वीडियो बनाना तो वो मैं आपके लिए कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कितने तरह के बच्चे हैं? यस। तो सर मुझे लगता है सबके लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैटर करना है। और आपको पता है दोस्तों, अगर आप ये ग्रुप 3 और 4 की बात करें तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, और चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट पता है कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स आते हैं? वो है एसएफए। ग्रुप 3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स में कम आते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार सब्जेक्ट है, बड़ा ही मजेदार है। आपने इंटरमीडिएट का जो डीटी किया ही हुआ है, उसी से कनेक्शन में फाइनल के अंदर आप डीटी करोगे, जिसमें आपका स्कोर 70 to 80 इजीली लाया जा सकता है। मेहनत करने वाले बच्चे 80 प्लस भी लेके आ सकते हैं। समझ गए? मेहनत करोगे तो 90 भी आ सकते हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, एससीएम भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिनको इंटर में कॉस्टिंग अच्छा लगा है तो वो बच्चा इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकता है। बट थोड़ी सी कुछ बातें, हर सब्जेक्ट में आजकल थ्योरी आ गई है तो वहां पर मार्क्स कट सकते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगा ये भी 80 प्लस वाला सब्जेक्ट है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ है तो मैं ये कहता हूं कि देखो, लॉ में पूरे मार्क्स तो नहीं देता है इंस्टीट्यूट, तो जनरली बच्चों के 70 मार्क्स, 60 मार्क्स, इतने मार्क्स आते हैं। और मेरे ख्याल से 60 मार्क्स इन लॉ आर गुड मार्क्स, मतलब अगर आप एग्जामिशन लेते हो ना तो बहुत अच्छे नंबर। क्या ये बात क्लियर है? तो 70 मार्क्स इसमें भी स्कोर किए जा सकते हैं। ग्रुप 4 की बात करें तो टेक्निकली ग्रुप 4 में ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा हैं जहां पर आपको पढ़ना कम है, मतलब आपको किसी टीचर से लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। दोस्तों मेरे हिसाब से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, मैंने अपने टाइम पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट किया था, जब मैंने दिया था तो मेरे 82 मार्क्स आए थे इस सब्जेक्ट के अंदर। और पता है आपको, कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। मैंने जितनी आर्टिकलशिप में मेरा एक्सपोजर था ना, ऑडिट ही की थी हमने आर्टिकलशिप में, वही एक्सपोजर यहां पे आया था एज इट इज। मैंने बुक भी थोड़े दिन पहले ही उठाई थी और इसको पढ़ाई करी थी, बट मैंने जब चेक किया तो ये पूरा सिलेबस वही था जो मैं ऑलरेडी ऑडिट के अंदर करता हूं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल चीजें बहुत थी। अगर आपने ऑडिट करी हुई है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसके लिए आप स्कोर करते हो, आसानी तरीके से कर सकते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन एक काफी लेंदी सब्जेक्ट है, बट अगेन ये भी स्कोरिंग है। तो मुझे लगता है बच्चा 70 to 80 मार्क्स इसमें भी इजीली लेके आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्कोरिंग है, बट यस इसमें भी आप 60 से 70 लेके आ सकते हो, क्योंकि जनरली ये लॉ जैसा ही सब्जेक्ट है और इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो, बट थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसलिए नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। तो 70 मार्क्स तक स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से अगर आप पढ़ाई करो। मेहनत करने वाले बच्चे तो 80 प्लस लाते हैं भाई, मैं उनके लिए तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो पहले तो जनरल बात कर रहा हूं, फिर मैं मेहनत करने वाले बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, 3-3 बार रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे तो 80 प्लस वाले, वो कैटेगरी अलग। ठीक है, तो आप लोग डिपेंड करता है, आप बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो, जान झोंकने के लिए रेडी हो, तो आप 80 प्लस भी ला सकते हो। दोस्तों एक और सब्जेक्ट है और वो इलेक्टिव है। आपको 3 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है, एसपीएम बीवी, आरएमबीआई रिस्क मैनेजमेंट वाला, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप वाला। दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट एसपीएम बीवी है। अगर आप बच्चा कर रहा है तो एसपीएम बीवी इजीली स्कोर कर सकता है, अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। मैं सच बताऊं तो मेरे पास भी जब हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस वैल्यूएशन, सारा स्टडी मैट से पेपर आया था, ठीक है, तो बहुत आसान है स्कोरिंग है। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, यहां पर भी आप 80 प्लस का टारगेट ले सकते हो। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आज के टाइम पर जहां पे आप 80 प्लस का टारगेट नहीं ले सकते, सबका ले सकते हो।
भाई मेहनत करने वाले बच्चे तो 80 प्लस ही टारगेट लेंगे, 90 आ गए, 80 आ गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना तो आपकी रैंक पक्की है, अगर क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आप 60% ले आए, 60% के अप्रोक्सीमेटली ले आए बोथ ग्रुप में, दोनों मिला के 60%, मैं तो 80-80 की बातें कर रहा हूं। अब 80 सारों सब्जेक्ट में तो नहीं होंगे, एक या दो सब्जेक्ट में 80 प्लस होंगे। 60% अप्रोक्सीमेटली स्कोर कर दिया ना तो आपका रैंक बनने के चांसेस बहुत हाई है। दोस्तों ये तो हो गए सब्जेक्ट वाइज बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगली बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर टाइम कितना रह गया? भाई साहब आपके पास अगर हम लोग देखें, जनवरी मंथ तो खत्म ही हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल 89 डेज है। मैक्सिमम टाइम इतना ही आपके पास कोर्स को कवर करने का। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो इस कंटेंट को कवर करने का 89 डेज है। में 31 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, सिर्फ रिवीजन के लिए। और सर रिवीजन कैसे होनी चाहिए? बच्चा कहता है सर रिवीजन कैसे होनी चाहिए? बेटा कंटेंट प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दोनों की रिवीजन करनी होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंटेंट, दोनों की रिवीजन करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कंटेंट रिवाइज करो, क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस दोनों करने होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा सर क्या सारे करने होंगे? बच्चों मैं एक बात बताऊं, अगर पहली बार कर रहे हो ना रिवीजन तो सारे ही करना चाहिए। दूसरी बार कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप सेकंड टाइम रिवीजन की मुझसे बात करो, सर एक और बार रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मे मंथ रिवीजन का होना चाहिए। तो ये है टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम। सर बड़ी दिक्कत है सर, स्टडी टाइम बता दो। बच्चों देखो, अगर तो आपको पास होना है, जो मैं आपको बोल रहा था 60-70 यहां पे स्कोर कर रहा था ना, 60-70, तो अगर आपको सिर्फ पास होना है, 50-60-40 पास होना है, 10 घंटे तो मिनिमम देने ही है। 4 घंटे का वीडियो कंटेंट रोज के रोज, 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी एटलीस्ट देखनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है सर? सेल्फ स्टडी का मतलब है जो आपको होमवर्क मिले प्लस जो आपने वीडियो के अंदर क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करना, उसको पढ़ना एक बारी अपने आप, प्लस प्रैक्टिस करना। अगर आपने जो क्लास में पढ़ा उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, 10 घंटे एटलीस्ट दिन के देने हैं इस टाइम पर। सर 2 वीडियोस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर आपके चारों सब्जेक्ट्स की आपने क्लासेस ले रखी हैं तो आपको 2 वीडियोस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और 2 वीडियोस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे देखनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? सर संडे को क्या करें? मुंह फ्री। बेटा संडे को हो सकता है किसी दिन आप बैकअप, कोई एक वीडियो मिस हो गई, वो बैकअप जो है इसके अंदर कवर करो। या फिर इस दिन अगर बैकअप भी कवर्ड है तो आपको यहां पे 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे हो सकता है जिसकी आपने क्लासेस नहीं ली। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपने ऐसा कुछ करा है कि जहां पे क्लासेस नहीं ली तो उन 10 घंटे आपको उस सब्जेक्ट को भी देना होगा। समझ गए? और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टेक्निकल होते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स काफी ज्यादा थियोरेटिकल है, लॉ हो गया, ठीक है, ये काफी ज्यादा थियोरेटिकल है, याद करने का टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए याद साथ साथ करो। सर गुड मार्क्स के लिए बता दो क्या करें? सर बेटा देखो, मैंने आपको बताया था पास होना है तो 10 घंटे, बट गुड मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे मिनिमम पढ़ना है। 12 से 14 घंटे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चों को अच्छे मार्क्स चाहिए, एग्जामिशन से भी ऊपर। कवर द कंटेंट टिल मार्च, तब बच्चों को मार्च तक का टारगेट दिया जा रहा है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स चाहते हैं मार्च तक कवर कर दो, टारगेट यही है। और रिवीजन एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन करनी जरूरी है। और कम से कम थियोरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स, जैसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मेन थ्योरी वाले सब्जेक्ट आपके सामने हैं लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स में इंटरनेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी कुछ पार्ट थ्योरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीटली थ्योरी है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस भी थ्योरी है। क्या मेरी बात समझ में? तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके थ्योरी वाले हैं। बच्चों एमक्यूपी प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल करना है। दोस्तों आपको सच बताऊं तो मैं लेके आने वाला हूं एमक्यूपी प्रैक्टिस अपने इस चैनल पर, बने रहे मेरे चैनल के साथ। रिवीजन कराने के लिए मैं आपके साथ कुछ वीडियोस रिवाइज कराने वाला हूं, कुछ कंटेंट रिवाइज कराने वाला हूं इसी चैनल पर। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मैंने सोचा कि आपके साथ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाए और टेस्ट सीरीज ली जाएगी चैप्टर वाइज। ये सारा मेरे चैनल पर होने वाला है। आपको करना क्या? आपको मेरा चैनल
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी मैं अगला सेशन लेके आने वाला हूं उसके लिए आपको अपडेट मिलता रहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से मैं कहता हूं कि आप लोग पूरे तैयारी कर रहे हो, मेरे को पूरा उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। देखो, अगर ड्रीम लिया है ना तो पूरा करो, रास्ते में ड्रीम छोड़ के कोई फायदा नहीं है। वो एक लाइन है ना कि ड्रीम मत रखो, एम रखो। क्योंकि ड्रीम सिर्फ और सिर्फ आपको सोचते हो आपकी, हाँ मुझे सपना आया, सपने अचीव नहीं हो सकते, एम अचीव हो सकते हैं। तो एम वही होता है जब ड्रीम में रियलिटी जुड़ जाए, ड्रीम के अंदर रियलिटी जोड़ दो तो एम बन जाता है, जहां पे आपको लगता है कि यस यू कैन डू दिस। ऑल द बेस्ट दोस्तों मैं पेपर नंबर 15 और पेपर नंबर 19 का फैकल्टी हूं। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।